तलाक के 6 साल बाद अचानक से पत्नी अपने ससुराल पहुंचती है और वहां जाकर वहां रहने की जिद करने लगती है। लेकिन जो उसके ससुराल वाले होते हैं वह उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। कौन थी वह पत्नी और किस वजह से वह 6 साल बाद वापस आई थी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता है और 2 उनके बच्चे हैं। बड़ी लड़की और छोटा लड़का है। बड़ी लड़की का नाम पूजा है। पूजा जो कि फिलहाल स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती है। पूजा के पिता एक प्राइवेट जॉब किया करते हैं जिससे अच्छी तरह से उनका घर का गुजारा हो जाता है। यानी कि पूजा को रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छी पढ़ाई लिखाई है, सारी के सारी ख्वाहिशें उसकी पूरी हो जाती हैं और कैसी भी उसे कोई भी परेशानी नहीं है। अब जो पूजा होती है बचपन से ही उसका अलग तरह का स्वभाव होता है। कभी भी बचपन में जब उसे चोट लगा करती तो वह लड़कियों की तरह रोने नहीं लगा करती, बल्कि उठती खड़ी होती और बिल्कुल इस बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। इसी तरह से धीरे धीरे वो बड़ी होती है और बड़ी होने के साथ साथ उसकी ये आदत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब स्कूल के अंदर वह लड़कों की तरह रहा करती और लड़कों की तरह ही बिहेव किया करती। अगर कोई भी लड़की या कोई भी लड़का उससे कुछ भी कहा करता तो वह उससे वहीं पर लड़ जाया करती और वहीं पर उसके साथ मारपीट करने लगा करती। अब यह बातें जब पूजा के पिता को पता चलती हैं तो बचपन में तो वो इस बात की बड़ी खुशी मनाते हैं कि हमारी बेटी लड़कों की तरह रहती है और किसी से भी डरती नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसी पूजा बड़ी होती है तो उसकी यह आदत भी बढ़ने लगती है और बड़ी होने के बाद भी यह आदत जो कि त्यों उसके अंदर बनी रहती है। अब जब पिता इस आदत को देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा उन्हें फिक्र होने लगता है और वे अपनी बेटी को समझाने लगते हैं। लेकिन अब तक जो पूजा है वो 12वीं क्लास में आ चुकी थी और अब उसकी यह आदत सुधरना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था। वह अपने पिता से कह देती है कि पिताजी मैं किसी से क्यों दबूं, मैंने किसी का कुछ ले थोड़ी ना रखा है। अब इस बात को सुनकर उसके पिता उसे समझाने लगते हैं। कहते हैं कि नहीं बेटी ऐसा नहीं किया करते, अच्छी तरह से जिंदगी को जीना चाहिए और खामखा इधर उधर ऐसे लड़ाई करने से अच्छी बात नहीं होती है। स्कूल के अंदर सभी लोग उसे जाना पहचाना करते थे कि ये बहुत ही बेकार लड़की है और बेमतलब की ही लड़ाई कर दिया करती है। पूजा के माता पिता इस बात को सोच सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और वे सोचने लगते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी बेटी से कोई भी शादी नहीं करेगा। इसी दौरान जो पूजा होती है अपनी 12वीं क्लास को कंप्लीट कर लेती है और बीए में एडमिशन लेने के लिए कहने लगती है। लेकिन जो पूजा के पिता है वो उससे साफ साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं बेटी तुझे आगे नहीं पढ़ाऊंगा, अब तू घर का काम काज सीख ले 1-2 साल में और उसके बाद मैं तेरी शादी करा दूंगा। अब इस बात को सुनकर पूजा को बड़ा ही गुस्सा आता है और वह अपने पिता से लड़ाई करने लगती है। लेकिन माता पिता दोनों मिलकर उसे धमका देते हैं और कहते हैं कि तेरा यही रवैया तो है जो तुझे आगे पढ़ने नहीं दे रहा, हम तुझे क्या करेंगे आगे पढ़ाकर, अगर तू इसी तरह से रही तो तू कहीं भी कामयाब नहीं हो सकती। अब यह बात सुनकर पूजा अपने माता पिता से नाराज हो जाती है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। कई दिनों तक वो अपने माता पिता से नाराज रहती है। लेकिन पूजा के माता पिता ने साफ साफ बोल दिया था कि इससे आगे हम तुम्हारी पढ़ाई नहीं कराएंगे, तुम्हें घर में ही रहना होगा और घर का काम सीखना होगा। अब जब पूजा को लगता है कि घर वाले नहीं मानने वाले तो वह अपने घर वालों की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और घर के अंदर दोबारा खुशी खुशी रहने लगती है। इसके बाद जो पूजा के माता पिता हैं 1 साल तक उसे घर का काम सिखाते हैं और उसके बाद उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। पूजा के पिता उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं तो ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़का मिल भी जाता है जिसने भी 12वीं क्लास कर रखी थी और वह अपनी घर की जमीन जायदाद पर खेतीबाड़ी किया करता था और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। लड़के का नाम था रमेश। रमेश जो कि अपने माता पिता की इकलौती संतान है और कोई भाई बहन उसका नहीं है। कुछ दिनों बाद पूजा और रमेश की धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो पूजा होती है वह दुल्हन बनकर रमेश के घर में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद पूजा सभी के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करती है और किसी को भी ये बात महसूस नहीं होने देती कि उसके अंदर घमंड फूट फूट कर भरा हुआ है। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद पूजा अचानक से एक दिन अपने पति रमेश से कहने लगती है कि सुनिए जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अब इस बात को सुनकर जो रमेश होता है वह कहने लगता है कि बताओ पूजा तुम्हें क्या बात करनी है। तो वो कहती है कि देखो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मेरे माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे आगे पढ़ा सके, लेकिन तुम्हारी अच्छी खासी खेतीबाड़ी हुआ करती है तो तुम मुझे आगे पढ़ा दो ताकि मैं किसी सरकारी नौकरी में लग सकूँ। अब इस बात को सुनकर रमेश जो होता है वो बड़ा ही खुश होता है और वह सोचने लगता है कि अगर मेरी पत्नी पढ़ेगी लिखेगी तो अच्छा ही होगा और अगर ये सरकारी नौकरी लग गई तो ये उससे भी अच्छा होगा। तो इसी वजह से
जो रमेश होता है पूजा से वादा कर देता है कि तुम चिंता मत करो, तुम केवल अपनी पढ़ाई की तैयारी करो और तुम्हें पढ़ाना लिखाना जितना भी तुम्हारा खर्चा आएगा वो सारा कुछ मैं उठाऊंगा और आज से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर पूजा एकदम से खुश हो जाती है और उसके बाद रमेश पूजा को एक कॉलेज में एडमिशन दिला देता है। पूजा के कॉलेज में एडमिशन हो गया था, लेकिन यहाँ पर आकर भी वह लोगों से लड़ाई किया करती है। लेकिन अब फर्क इतना है कि पूजा की शादी हो चुकी है, तो इस वजह से वो इस लड़ाई को ज्यादा बड़ा रूप नहीं दिया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है, रमेश मेहनत करके उसकी फीस भरा करता है और उसको घर में पढ़ने लिखने के लिए भी टाइम दिया करता है। यानी कि अब घर के काम काज को भी जो रमेश की माँ है वो कर लिया करती है और उसके बाद पूजा घर में बैठकर भी आराम से पढ़ाई किया करती है। धीरे धीरे करके उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो इसके बाद जो पूजा है वो सरकारी फॉर्म अप्लाई करने लगती है। यानी कि फिलहाल वो गवर्नमेंट जॉब लगना चाहती है और इसी के लिए वो फॉर्म अप्लाई करने लगती है। अब जैसे पूजा को पुलिस की वैकेंसी दिखाई देती है तो उसे एकदम से अपनी पुरानी सारी बातें याद आती हैं कि किस तरह से वो दबंगाई किया करती थी हर जगह पर और उसे इसी तरह की ज़िंदगी आगे जीनी है। और वह सोचने लगती है कि अगर मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी है तो मुझे इस पुलिस की जॉब को प्राप्त करना होगा, क्योंकि पुलिस वालों से ना तो कोई फालतू बोला करता है और उनकी दबंगाई हर जगह चला करती है। इसके बाद पूजा टेस्ट देती है, लेकिन इस बार वो इसमें रह जाती है। जब पूजा पुलिस की नौकरी में नहीं लग पाती है तो वह बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन इस बात को लेकर वो रोने नहीं लगती है। वह अपने पति से कहती है कि मुझे पुलिस ही बनना है और पुलिस बनने के लिए मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसके बाद जो पूजा का पति है वो अपनी पत्नी की हालत को समझता है और कहता है कि पूजा तुम चिंता मत करो, इस बार तुम ऐसा करना कि कोई अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन कर लेना ताकि तुमको इस टेस्ट को क्लियर करने में कोई भी दिक्कत ना हो। पूजा अपने पति की बात से सहमत होती है और कहती है कि ठीक है, अच्छा रहेगा, मैं ऐसा ही करती हूँ। धीरे धीरे करके 1 साल बीतता है और 1 साल बाद दोबारा से पुलिस की वैकेंसी आ जाती है और इस बार पूजा फिर से अप्लाई कर देती है। लेकिन इस बार पूजा दिल लगाकर मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद पुलिस की नौकरी को प्राप्त कर लेती है। जैसे वो पुलिस की नौकरी लगती है तो इस बात की खुशी उसका पति रमेश सबसे ज्यादा मनाता है और चारों तरफ इस बात के लिए मिठाइयां बंटवाता है, क्योंकि उसे खुशी थी कि अब उसकी पत्नी दरोगा बन गई है और दरोगा बनने के बाद अब उसका जीवन और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जमीन जायदाद तो उसके पास काफी सारी है, लेकिन यही कमी थी कि घर में कोई सरकारी नौकर नहीं है और ये कमी अब उसकी पत्नी ने पूरी कर दी है। इसके बाद पूजा अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक थाने में हो जाती है। अब जैसे पूजा की सरकारी नौकरी लगी थी तो उसके बाद घर के अंदर उसका रवैया पूरी तरह से बदलने लगता है। वह ना तो किसी से अच्छी तरह से इज्जत से बात किया करती और ना ही पहली तरह किसी का कहा माना करती। अब यह बात पूजा की सास भी नोटिस कर लेती है और इसके बाद पूजा के मायके वालों के पास फोन कर देती है। जैसी पूजा की सास ने पूजा के पिता को यह बात बताई कि इस तरह से जब से तुम्हारी बेटी सरकारी नौकरी लगी है उसके बाद से इसके स्वभाव में बहुत ज्यादा चेंजिंग है, तो पिता को वो बातें याद आ जाती हैं जो बातें वो बचपन में किया करती थी। और वह पूजा की सास से कहने लगता है कि आप चिंता मत करो, मैं अभी इसे फोन करता हूं और इसे बताता हूं कि ऐसा ये क्यों कर रही है। इसके बाद पूजा का पिता पूजा के पास फोन करता है और उसे जोर जोर से धमकाने लगता है। कहता है कि तुम्हें जरा भी लाज नहीं है, किस तरह से ससुराल में रहा करते हैं, एक नौकरी क्या लग गई, तुम तो अपने आप को बहुत बड़ी वो समझने लगी, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। लेकिन इस बार पूजा अपने पिता की एक नहीं सुनती है और अपने पिता को उल्टा जवाब देने लगती है। कहती है कि आपका कोई अधिकार नहीं बनता अब मुझसे इस तरह बात करने का, अगर ज्यादा इस तरह की बातें की तो फिर देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूजा का पिता जैसे इन बातों को सुनता है तो एकदम से उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पूजा ने आज तक अपने पिता से इस तरह की बातें नहीं की थी। इसके बाद वो अपनी पत्नी को ये बातें बताता है तो उसकी पत्नी को भी इन बातों पर विश्वास नहीं होता। इस बात को सोच सोचकर दोनों पति पत्नी बड़े ही परेशान हैं कि बेटी तो पूरी तरह से बागी हो गई है, अब उसको कैसे समझाएं, क्योंकि फिलहाल तो वो दरोगा बन चुकी है और वो किसी की मानने वाली भी नहीं है। इधर जो पूजा होती है इस बात को सुनकर बड़ी ही नाराज हो जाती है और सीधा रमेश से फोन करके लड़ाई करने लगती है और कह देती है कि अपनी मम्मी को समझा लो वरना देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने मेरे पिता से मेरी शिकायत की है और ये कोई अच्छी बात नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना ही तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। अब रमेश जैसे ही अपनी पत्नी का ये व्यवहार देखता है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि आज तक पूजा का व्यवहार बहुत ही शांत था, लेकिन आज एकदम से उसके इस व्यवहार में इतनी ज्यादा चेंजिंग कि वह समझाने के लिए बोल रही थी और वार्निंग देते हुए कह रही थी कि अपनी मम्मी को समझा लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रमेश अपनी पत्नी को समझाने लगता, कहता है कि पूजा ये तुम किस तरह से बात कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तो इसी तरह से बात किया करती हूँ, अब तक मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ रही थी क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी थी,
लेकिन फिलहाल मैं खुद कमाया करती हूँ और खुद अपने समय को व्यतीत कर सकती हूँ। तो अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अच्छी तरह से रहो, वरना इस तरह से हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। अब यह बात रमेश को बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह पूजा से प्यार करने लगा था, लेकिन आज पूजा ने उसके पूरे प्यार को एक साथ में उतार कर रख दिया था। इसके बाद रमेश अपने सास ससुर के पास फोन कर देता है और उनको अपने पास बुला लेता है। सास ससुर आ तो जाते हैं, लेकिन वो रमेश से कह देते हैं कि बेटा हमने कोशिश कर लिया, हमारी मान तो रही नहीं है, लेकिन तुम बुला रहे हो तो हम आ जाते हैं। जैसे ही शाम को पूजा आती है तो घर के अंदर सभी लोग इकट्ठा थे और वह सभी मिलकर उससे बात करने लगते हैं, लेकिन पूजा यहां पर भी सभी को उल्टा जवाब देती है और कहती है कि मैं तो इसी तरह से जिंदगी को जीऊंगी, अगर तुम लोगों को ठीक लगता है तो ठीक है, वरना मैं तुम सबको छोड़कर यहां से जा रही हूं। ऐसा कहकर पूजा ने सभी लोगों को चुप करा दिया था। माहौल थोड़ी देर के लिए थमसा गया था और घर के अंदर सन्नाटा गूंज गया था। इसके बाद रमेश खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद कहने लगता है कि पूजा इस तरह से काम नहीं चलेगा, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो फिर तुम इस घर में नहीं रह सकती। इसके बाद पूजा कहने लगती है कि मैं तो इसी चीज की बात देख रही थी कि कब तुम अपने मुंह से यह बात कहो कि तुम इस घर में नहीं रह सकती। अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं अपने आप कमाया करती हूँ और अपना गुजारा आराम से कर लूंगी। ऐसा कहकर पूजा वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी रमेश उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो एक बार में सारे नाते रिश्ते तोड़कर जाओ और उसके बाद इस घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। पूजा कह देती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद रमेश और उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ सत्य था और उन लोगों को इस बात को स्वीकार करना पड़ता है। पूजा वहां से अपना सामान पैक करती है और सामान पैक करके वहां से जाने लगती है। पूजा के माता पिता भी इस बात में कुछ नहीं कर सकते और रमेश के माता पिता भी इस बात में कुछ भी नहीं कर सकते। पूजा रमेश से अलग रहने लगती है और वहीं से तलाक के लिए अप्लाई कर देती है। कुछ दिनों बाद उन दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद रमेश अपने घर है और पूजा अपने घर है। लेकिन रमेश इस बात से बड़ा ही परेशान होता है, क्योंकि पहले उसकी मां ने यह बात कही थी कि बेटा शादी के बाद तू उसको क्यों पढ़ा रहा है, लेकिन उसने कह दिया था कि मां मैं इससे प्यार किया करता हूं और वैसे भी मेरी पत्नी है और जीवन में अगर ये आगे बढ़ गई तो मुझे ही फायदा होगा। उस टाइम पर रमेश की मां ने उसे होशियार किया था और कहा था कि बेटा अगर इसकी एक बार नौकरी लग गई तो ये तुझे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन रमेश ने उनकी इन बातों को पुरानी कहकर मानने से मना कर दिया था। कहा था कि मां ये पुरानी बातें हैं, ऐसा नहीं हुआ करता और वो मेरी पत्नी है, वो मुझे छोड़कर भला कहां जाएगी। कुछ दिनों तक रमेश काफी ज्यादा परेशान रहता है, लेकिन तभी रमेश के माता पिता उसे समझाने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे की जिंदगी व्यतीत करने का कोशिश करो। कुछ दिनों बाद रमेश के माता पिता उसके लिए एक और लड़की ढूंढते हैं और उस लड़की से रमेश की शादी तय करा देते हैं। रमेश भी शादी के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि पूजा ने जो तमाचा उसके मुंह पर मारा था वो सभी लोगों के सामने मारा था और उसे पता था कि पूजा कोई प्यार व्यार उससे नहीं किया करती है, वो तो केवल अपना मतलब निकालना चाहती थी। जब उसका मतलब निकल गया तो उसने हमें ठुकरा दिया। रमेश दूसरी शादी कर लेता है और जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम होता है नेहा। नेहा घर के अंदर अच्छी तरह से रहा करती है, वह ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन घर के अंदर किस तरह से रहा जाता है इन बातों के बारे में उसे अच्छी तरह से पता है। नेहा अच्छी तरह से घर को संभालती है। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता रहता है और अब रमेश के पहले तलाक को हुए लगभग 6 साल बीत गए हैं। 6 साल बाद अचानक से पूजा, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, वह एकदम से रमेश के पास आती है और वहां पर आकर रमेश से माफी मांगने लगती है। रमेश की नई पत्नी नेहा भी वहीं पर है और अब तक रमेश को एक बच्चा भी हो चुका है, लेकिन पूजा आकर कहने लगती है कि रमेश मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे दोबारा से अपना लो। अब जो रमेश है वो इस बात को देखकर बड़ा ही हैरान है कि पूजा को ऐसा क्या हुआ जो इसकी ऐसी हालत हो गई और ये किस वजह से मुझसे माफी मांग रही है। तभी रमेश के माता पिता वहां पर आने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि बेटी तू यहां से आराम से चली जा, वरना हमें पुलिस को खबर करनी पड़ेगी और पुलिस वालों को बुलाकर हम तुझे धक्के मारकर यहां से निकलवा देंगे। लेकिन पूजा उन सभी के पैर पकड़ने लगती है और पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लगती है। इधर जो रमेश की पत्नी नेहा है उसे भी पता चल जाता है कि ये पूजा है, क्योंकि शादी से पहले रमेश ने उसे सब कुछ बता दिया था पूजा के बारे में। परिवार वाले पूजा को घर से बाहर निकालने के लिए कह रहे थे, लेकिन पूजा हाथ जोड़कर उनसे गिड़गिड़ाकर माफी मांग रही थी। तो जो नेहा है वो परिवार वालों को रोकती है और पूजा को उठाकर एक कुर्सी पर बिठाती है। बिठाने के बाद सबसे पहले उसे चुप कराती है और चुप कराने के बाद उसे पानी लाकर देती है। जब पूजा पानी पी लेती है तो उसके बाद नेहा उससे पूछने लगती है कि पूजा तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी हालत ऐसे हो गई। उसके बाद पूजा रो रो कर अपनी कहानी बयां करने लगती है। वह कहती है कि दरोगा बनने के बाद मैं इधर उधर से रिश्वतखोरी करने लगी और एक दिन ऐसे केस के सिलसिले में मैं रिश्वत ले रही थी, तभी वहां पर एंटी करप्शन वाले आते हैं और मैं रंगे हाथों रिश्वत लेती हुई पकड़ी जाती हूँ, क्योंकि
क्योंकि उन पैसों के अंदर ऐसा केमिकल लगा हुआ था जिसकी वजह से मुझे पहचान लिया गया था कि मैंने उन पैसों को छुआ है और मैंने उन लोगों से रिश्वत ली है। इसके बाद मुझ पर कोर्ट केस चलता है और कोर्ट केस चलने के कारण मेरी नौकरी भी चली जाती है और 3 साल तक मुझे सजा भी काटनी पड़ती है। जब मेरी सजा कंप्लीट हो गई तो उसके बाद मैं अपने माता पिता के भी पास गई, लेकिन उन लोगों ने धक्का देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अब यही घर मेरा सहारा है जहां पर मैं अपना समय व्यतीत कर सकती हूं। आप लोग अगर चाहें तो मुझे घर में नौकरानी की तरह रख लीजिए, मैं यहां पर तुम्हारी कामवाली बनकर रह लूंगी, लेकिन मुझे छत चाहिए जिस छत के नीचे मैं अपना गुजारा कर सकूं और मेरी जिंदगी पार हो सके। अब इस बात को सुनने के बाद रमेश और उसका पूरा परिवार तो इस बात के खिलाफ होता है, लेकिन नेहा उस पर तरस खाती है और कहती है कि ठीक है पूजा, अगर ऐसी बात है तो तुम इस घर के अंदर आराम से रह सकती हो। रमेश अपनी पत्नी नेहा से कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो वो कह देती है कि कोई बात नहीं, इससे गलती जरूर हुई है, लेकिन फिलहाल ये अपनी गलती के लिए माफी भी मांग रही है और उस गलती के लिए पछता रही है, तो इसको इसी घर में रहने दो। ये खेतों में काम कर लिया करेगी और घर का काम भी कर लिया करेगी और अपना जीवन यहीं पर व्यतीत कर लेगी। इसके बाद रमेश और उसका पूरा परिवार इस बात के लिए एग्री हो जाता है और पूजा को वहां पर नौकरानी की तरह रख लिया जाता है। घर के काम में तो नेहा उसका हाथ बटा दिया करती, लेकिन रमेश उसे रोज खेतों पर ले जाया करता और वहां पर मजदूरों के साथ मिलकर उसे काम करना पड़ा करता। दिन रात वो मेहनत किया करती और मेहनत करने के बाद मेहनत की रोटी उसे खाने को मिला करती है। लगभग 4 साल तक उस घर के अंदर उसका एक नौकर का दर्जा रहता है, लेकिन 4 साल तक पूजा ने इधर से उधर कोई भी बात नहीं की थी और ना ही कभी भी किसी से कोई शिकायत की थी। इसके बाद परिवार वाले उसे परिवार का सदस्य मानने लगते हैं और घर के अंदर आदर सम्मान से उसे रखने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी एक कहानी जहां पर एक लड़की ने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों का घमंड किया, लेकिन वो चीजें ऊपर वाले ने उससे छीन ली। आप क्या कहना चाहते हो पूजा के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो नेहा के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो रमेश के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।